Good morning students. Today is 18th May and this is maths lecture for class 12th student. This is lecture number 35 and in this lecture we will start discussion on functions for G Mains advanced exam. So in today's lecture at first we will discuss how to identify a relation as a function. How to identify a relation as a function. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी रिलेशन को फंक्शन है या नहीं है, ये तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे. सो फॉर दिस वी विल यूज VLT, vertical line test. Vertical line test. Vertical line test. ओके, ये क्या होता है? जैसे कि मान लो तुम्हें कोई इस तरीके से कोई कर्व दिया है ऐसे, और हमें ये पहचानने के लिए बोला गया है कि वेदर दिस कर्व इज ए फंक्शन और नॉट. तो आप इस कर्व पर कोई सा भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो एंड दैट वर्टिकल लाइन शुड इंटरसेक्ट द गिवन कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट फॉर ए फंक्शन. अगर ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को मोर देन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है देन दैट रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. सो वर्टिकल लाइन must intersect the curve exactly at one point. Exactly at one point. Then given relation is a function. Then given relation इज अ फंक्शन. सो अगर तुम्हारा जो वर्टिकल लाइन है वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए तो हमारा गिवन रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट. अदरवाइज नॉट. अदरवाइज नॉट. तो सीधे सीधे हम ये याद रखेंगे कि हमें कोई सा भी रिलेशन पूछा जाएगा कि वेदर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट, तो सबसे पहले तुम उसका स्केच बना लेना, कर्व बना लेना, और कर्व बनाने के बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना. अगर वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट कर रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है. चलो इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर गिवन है रेजोनेंस मटेरियल फंक्शन पर. तो A1 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ. चेक वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंक्शन और नॉट. ओके, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36. ये कोई रिलेशन गिवन है एक्स एंड वाई में और हमें ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं है. तो तुम इसे देखो तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या बताता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है. फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इक्वल टू 36. दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. तुमने पढ़ा होगा 11th में. विद सेंटर 0 0 रेडियस 6. तो इसका सेंटर 0 0 रेडियस 6 है. सेंटर 0 0 हो गया एंड रेडियस 6 है. ठीक है, तो 6 रेडियस का हमने ये सर्कल एक डॉटेड लाइन से भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है. डॉटेड लाइन से पहले आप डॉटेड लाइन से बनाना, फिर देखना इसका कौन सा पार्ट हमें कंसिडर करना है. सो y बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 6. ये पॉइंट है 0,6. ये पॉइंट है 6,0. ओके, सिमिलरली दिस पॉइंट इज -6,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,-6. तो तुम्हें कौन सा पॉइंट कंसिडर करना है? y बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 6. तो y की वैल्यू जहाँ 0 to 6 आ रही है वही पार्ट कंसिडर करना है. दैट मीन्स सिर्फ ओनली दैट पार्ट ऑफ कर्व विच लाइज अबव x एक्सिस, विच लाइज अबव x एक्सिस. अब इस पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. हमने सिर्फ इस पार्ट के लिए कंसिडर करना था. इस पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो.
कहीं पर भी आप ड्रॉ करें वर्टिकल लाइन, ये खुद एक वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, तो एग्जैक्टली हमें 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं? 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इन फर्स्ट पार्ट वी कैन कमेंट दैट येस इट्स अ फंक्शन। येस, हमें पता करना था कि चेक वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंक्शन और नॉट। सो फॉर फर्स्ट पार्ट येस इट्स अ फंक्शन, योर आंसर इज दिस। ओके, चलो सेकेंड पार्ट देखो आंसर करके। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 क्लोज्ड। फिर ये सर्किल की इक्वेशन है विथ सेंटर 0 0 रेडियस 6। अब डॉटेड लाइन से इसको यहाँ पर पहले ड्रॉ करो, डॉटेड लाइन से तुम्हारा 6 0 है, ये पार्ट 0,6 है, दिस पार्ट इज 0,-6 एंड दिस इज -6,0। अब हमें इसका कौन सा पार्ट लेना है? तो x बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 क्लोज्ड, x 0 से 1 तक का पार्ट लेना है। मान लो ये 1 है यहाँ, तो 0 से 1 तक का पार्ट लेना है। तो x 0 to 1 कौन सा पार्ट है? एक पार्ट तो ये ऊपर दिख रहा है और एक पार्ट ये नीचे दिख रहा है। x इक्वल्स टू 0 to 1, ध्यान देना y नहीं बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन की तरह, x 0 to 1 होना चाहिए। तो x 0 to 1 पर इस सर्किल के कौन कौन से पार्ट है? एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब इस पर तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट। हमें कर्व पर देखना है कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो अभी कर्व सिर्फ ये पार्ट है और ये पार्ट है। व्हेन वी विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन वी विल गेट 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, सो नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमें बताया गया है वर्टिकल लाइन टेस्ट पर कि एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स तुम होमवर्क में करना, मैं अपलोड करूँगा एक्सरसाइज। चलो अब आगे सीखें। अब हमें सीखना है डोमेन फाइंडिंग। डोमेन फाइंडिंग डोमेन किस तरीके से फाइंड किया जाता है? तो देखो, जनरली हमें जो रिलेशन गिवन होता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होता है, चाहे कुछ भी गिवन हो। मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, समथिंग ऐसा कोई भी रिलेशन गिवन है एंड हमें इस रिलेशन पर अगर डोमेन फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो आप सीधा याद रखोगे कि डोमेन फाइंड करने का मतलब टू फाइंड इनपुट, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। डोमेन फाइंडिंग मीन्स डोमेन फाइंडिंग means to find input, to find input of given function for which we will get real output, for which we will get real output। सीधा सीधा याद रखना, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। नॉर्मली हमारा जो इनपुट है वो एक्स के टर्म्स में होता है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम सीधे सीधे याद रखें, ये डोमेन फाइंड करने का मतलब है हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू किस बात को दिमाग में रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे कि उस जो भी एक्स की वैल्यू आप कंसिडर करोगे उसके लिए जो आउटपुट है, जो वाई है, वो रियल होना चाहिए। आउटपुट एफ एक्स को हम लोग वाई लिखते हैं, तो जो आउटपुट है वो वाई है, वो रियल होना चाहिए। ओके, तो डोमेन फाइंड करने का मतलब टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशन होते हैं, जैसे मान लो इवन रूट है और अंदर कुछ लिखा है इवन रूट एक्स, तो इसका क्या मतलब है? इवन रूट का क्या मतलब है? जैसे कोई स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा हो, 4th रूट के अंदर लिखा हो, 6th रूट के अंदर लिखा हो, 8th रूट के अंदर कुछ लिखा हो, ये इवन रूट है। तो अगर इवन रूट के अंदर कुछ एंट्रीज है तो तुम्हें कंडीशन रखना है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, कि इवन रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर 1 अपॉन इवन रूट है, 1 अपॉन इवन रूट है तो तुम लिखोगे x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग इक्वल साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने x ग्रेटर देन 0 रखा है, इसको याद रखना। अब देखो अगर ऑड रूट है, ऑड रूट x है
ऑड रूट का मतलब क्या हुआ, जैसे क्यूब रूट कुछ लिखा हुआ है, क्यूब रूट एक्स है, फिफ्थ रूट एक्स है, सेवेंथ रूट एक्स है, नाइन्थ रूट एक्स है। तो अगर ऑड रूट के अंदर हमें कुछ लिखा हुआ है तो उसका हमें अगर डोमेन फाइंड करना हो तो इट मे बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होगा, तो आप क्या आंसर दोगे, ये -2 होगा क्यूब रूट ऑफ -8। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 0 0 होगा। तो हमने 0 रखा, पॉजिटिव रखा, नेगेटिव रखा, तीनों ही केस में हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो रियल आ रहा है। क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट रियल आ रहा है। तो अगर ऑड रूट है तो उसके केस में x की वैल्यू कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। बात समझ गए। अब देखो अगर 1 ऑड रूट x हो तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए डोमेन के बारे में, तो जो कंडीशन पुट होगा दैट कंडीशन इज x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए उसको लेकर के। तो ये कंडीशन आप यहाँ पर याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी बातें हैं जो तुम्हें याद रखना चाहिए। जैसे मान लो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो तुम कर्व बनाते हो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका आप कर्व बनाते हो तो ये हमने कुछ एंगल्स यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। तो π/2 पर साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, साइन पाई 0, एंड साइन 3π/2 इज -1, साइन 2π 0। तो ये तुम्हारा कर्व आता है साइन का, ठीक है, इस तरीके से। इस पार्ट के बाद ये 1 है और यहाँ पर ये -1। आफ्टर दिस पार्ट एक बार जब 0 to 2π बन जाता है तो फिर ये कर्व 2π + π/2, 5π/2, 3π ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। 5π/2 पर ये फिर से 1, ठीक है, 3π + π/2 ऐसे 7π/2 और फिर 8π। तो यहाँ पर ये कर्व इस तरह से नीचे आते हुए ये 4π। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा जो साइन का कर्व है वो 0 to 2π जिस तरह का है वैसा ही 2π to 4π है। मतलब ये कर्व आफ्टर 2π इंटरवल रिपीट हो रहा है, आफ्टर 2π इंटरवल रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी बाद में पीरियड ऑफ द फंक्शन में। अभी तो तुम इतना समझो कि आफ्टर 2π इंटरवल ये रिपीट हो रहा है। सपोज़ अगर हमें 0 to 2π के अंदर कोई सॉल्यूशन मिल गया, मान लो तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिल गया क्लोज π/3 से, सपोज़ कोई सॉल्यूशन मिल गया हमें 3π/2 क्लोज तक, और हमें इसको जनरलाइज करना है। मतलब हम तो एंगल कोई सा भी ले सकते हैं, तो चूंकि ये 2π इंटरवल पर रिपीट हो रहा है तो आप इसको जनरलाइज करने के लिए इसमें 2nπ ऐड कर सकते हैं दोनों एंड पर, 2nπ + π/3 से लेकर के 2nπ + 3π/2 पर। तो ये सॉल्यूशन लिखते समय काम आएगा। जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे इस बेस पर कि साइन का कर्व आफ्टर 2π इंटरवल रिपीट होता है, तो उसमें हम 2nπ ऐड कर देंगे दोनों एंड पर, लेफ्ट एंड और राइट एंड पर 2nπ आप ऐड करोगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर n क्या है, n इंटीजर है। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये समझते हैं सिमिलरली तुम ये देखो कि जो ये y इक्वल्स टू cos x का कर्व है, y इक्वल्स टू cos x का कर्व है, तो ये भी 2π इंटरवल के बाद रिपीट होगा। ये देखो ये बना है 0 cos 0 1 cos π/2 0 cos π -1 cos 3π/2 0 cos 2π 1। तो 0 to 2π कर्व ऐसा है। इसके बाद आप देखो तो फिर ये कर्व सेम नेचर यहाँ पर रिपीट करता हुआ 4π तक आता है, ठीक है। तो दिस आल्सो रिपीट्स आफ्टर 2π इंटरवल। तो आप याद रखेंगे कि sin x के लिए और cos x के लिए हमें सॉल्यूशन को अगर जनरलाइज करना है तो उसमें 2nπ ऐड करना, किसके लिए, sin x और cos x के लिए, sin x के लिए और cos x के लिए। और अगर इनका रेसिप्रोकल हो, secant x हो या cosecant x हो,
तो उस पर हमें इसमें ऐड करना है 2n पाई। हाँ, रेसिप्रोकल पर जब हम लोग बात करेंगे कोसेकेंट एक्स की, तो उस पर ये ध्यान रखेंगे कि हमें अगर सॉल्यूशन एग्जैक्टली पाई पर आ रहा है तो या पाई के मल्टीपल पर आ रहा है, 0 पाई 2 पाई वगैरह पर आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि जो कोसेकेंट फंक्शन है वो यहाँ पर 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर डिफाइंड नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें ओपन इंटरवल लेना है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। बट इन जनरल साइन एक्स और कॉस एक्स को के सॉल्यूशन को जनरलाइज करने के लिए उसमें 2n पाई ऐड किया जाता है। ये बात मैं यहाँ पर फोकस करना चाह रहा हूँ। अब देखो, अगर हम tan फंक्शन की बात करें तो tan फंक्शन पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर तुम इसका ग्राफ देखो तो tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका हम लोग ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। फिर tan 3 π/2 नॉट डिफाइंड है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव होता है, तो ये नीचे चला जाएगा। तो अगर हम देखें इसके आगे, तुम यहाँ प्लॉट करना चाहो तो 2 पाई प्लस π/2 या 5 π/2 पर, फिर ऐसे ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो हम लोग देखें तो tan का ग्राफ आफ्टर पाई इंटरवल π/2 से 3 π/2 है, 3 π/2 माइनस π/2 आप देखो तो 3 π/2 माइनस π/2 कितना आता है, 3 π/2 माइनस π/2, ये 2 π/2 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सिमिलरली 3 π/2 से 5 π/2, इसका हम गैप देखें 5 π/2 माइनस 3 π/2, तो ये भी पाई आ जाता है। मतलब आफ्टर पाई इंटरवल रिपीट करता है। तो tan के फंक्शन में अगर हमें tan का फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने के लिए आप उसमें n पाई ऐड करोगे, ऐड n पाई एट बोथ एंड्स, ऐड n पाई एट बोथ एंड्स, क्योंकि ये पाई इंटरवल के बाद ही रिपीट हो रहा है, इसका कर्व रिपीट हो रहा है, तो इसमें n पाई ऐड करना। तो वी कैन कंक्लूड कि अगर हमें साइन और कॉस का कर्व है और उस पर सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसे जनरलाइज करने के लिए आप उसमें 2n पाई ऐड करें बोथ एंड पर। और अगर tan का कर्व है उसके सॉल्यूशन को हमें यहाँ पर जनरलाइज करना है, तो उसमें वी कैन ऐड n पाई एट बोथ एंड्स। ओके, चलो इस पर कुछ क्वेश्चन देखें। देखो अभी क्वेश्चन है A2 सेकेंड पार्ट पर, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज स्क्वायर रूट साइन ऑफ cos x। तो हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट पर डिस्कस किया है कि अगर इवन रूट हो तो उसके अंदर कुछ भी लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, न्यूमरेटर में है तो ये इवन रूट कुछ नहीं लिखा हो तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर क्या है, इवन रूट साइन ऑफ cos x। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है दैट शुड बी, फर्स्ट कंडीशन हम बनाएंगे कि साइन ऑफ cos x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये साइन है, यहाँ एंगल पोजीशन पर है, तो तुमको पता है कि साइन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना, पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब ये 0 to पाई होना चाहिए cos x। तो यहाँ से हमें मिला कि देन cos x शुड बी इम्प्लाइज cos x शुड लाई बिटवीन 0 to पाई। पर जैसा हमें पता है बट cos x तो -1 to 1 लाई करता है, तो cos x -1 to 1 लाई करता है और ये 0 to पाई है। तो इन दोनों का अगर हम कॉमन सॉल्यूशन देखें तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा, इनका कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कि cos x हमें लाई करेगा 0 to 1, है ना। ये पाई 3.14 होता है, तो ठीक है, ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है। तो तुम्हें कहता है कि cos x -1 से 1 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कहता है कि cos x 0 to पाई होना चाहिए। तो इनका कॉमन सोल्यूशन क्या मिला, कॉमन सेटिंग रीजन cos x 0 to 1 होना चाहिए। ठीक है, तो cos x हमारा 0 to 1 होना चाहिए। अब देखो ये जो हमारा cos x है वो cos x -π/2 से +π/2, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है। मतलब ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो -π/2 से ग्रेटर और π/2 से लेस और इक्वल होनी चाहिए। अब हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, तो क्या जनरलाइज कर सकते हो आप इसको, तो इसको जनरलाइज कर सकते हो। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा साइन और कॉस के सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने के लिए उसमें हम लोग जो भी सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है उसमें 2n पाई दोनों एंड पर ऐड कर दें। तो x बिलोंग्स टू 2n पाई -π/2 टू 2n पाई +π/2 क्लोज्ड
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या वहाँ पर इंटीजर है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन के ऊपर। बात समझ गए। इसका क्या मतलब है, ये यहाँ जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड माइनस π/2 टू π/2 क्लोज्ड। इसी को हमें जनरलाइज करके लिखना था सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इंटरवल नहीं गिवन है। तो फॉर ऑल रियल एक्स के लिए हमें ऑल पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, तो दोनों एंड पर 2n π ऐड करके लिख देंगे। बात समझ में आ गई। इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन आप घर में ट्राई करना सॉल्व करने का, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।